हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था गैल्वानिक सेल। तो इस सेल के बारे में हमने क्या सीखा था कि इसमें इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दैट इज एनोड एंड कैथोड, और इसमें जो एनोड होता है उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव है और कैथोड क्या होता है इसमें पॉजिटिव। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दूसरी बात इसमें हमने सीखी थी कि इस सेल में जो केमिकल एनर्जी है यानी केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो थर्ड बात हमने सीखी थी वो ये है कि इस सेल में जो सेल रिएक्शन होती है, ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, राइट। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये सब बातें हमने सीखी है गैल्वानिक सेल में। और गैल्वानिक सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल वो क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और मैंने क्या कहा था कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो अभी हम सीखेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो एसआरपी के टर्म्स में है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है। इसलिए हमने दोनों, ये माइनस साइन इसलिए आया था क्योंकि कैथोड पर भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है और एनोड पे भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलता है तो हमने साइन को नेगेटिव कर दिया सो दैट कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, करेक्ट। एंड फिर हमने ये भी सीखा वर्क डन इन गैल्वानिक सेल। तो गैल्वानिक सेल में वर्क डन क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। और स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पर ये सेल क्या है, सेल पोटेंशियल, करेक्ट। ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं इसमें। अब मैं जो सेल पोटेंशियल है ऑफ द गैल्वानिक सेल उस पर एक दो क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखना बच्चों कि जो ई नॉट सेल होता है, ये ई नॉट स्टैंडर्ड स्टेट में जो मेजर किया जाता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मास इंडिपेंडेंट, मास, ओके, ये मास इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ये नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी, नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दो सब्सटेंस के, मान लो सब्सटेंस ए है एक बी है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इन दोनों को मिक्स कर दो तो टेम्परेचर ऐड नहीं होगा, इसका मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये ई नॉट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन, जिसे मैं कहूँ कि जो ये रिएक्शन है Zn2+ से Zn जिंक, ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है तो इसका जो ई नॉट होता है जिंक का, Zn2+ से Zn, इसकी वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट, करेक्ट। और मैं कहूँ कि इस रिएक्शन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं आपसे पूछूं कि इस सेल का ई नॉट क्या होगा, 2 Zn2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स 10 into Zn, इसका ई नॉट क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि इसका ई नॉट -0.76 है, यानी कि ई नॉट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल इसका जो है ये है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, सॉरी। तो इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होगा, तो जो इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा वो भी -0.76 वोल्ट ही होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी कि हमने जिंक का मास को डबल कर दिया, तो ये नहीं हो सकता कि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी डबल हो जाए। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है। अब एक दो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं
क्योंकि अभी आगे पढ़ने के बाद ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बन पाएंगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ई नॉट Zn 2 प्लस से Zn, ध्यान देना जब ऐसे लिखा होता है +2 से Zn इस तरह, तो समझ ये क्या होता है हमेशा +2 से 0 क्या होता है, रिडक्शन। तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको हमेशा गिवन होंगे, तो इसमें कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी हम ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कैसे पोटेंशियल होते हैं, और आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा है, रिडॉक्स चैप्टर में ये सीरीज गिवन थी, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, मैं इसको ले रहा हूँ इस तरीके से, Zn से Zn 2 प्लस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 0.76 वोल्ट, यानी कि मैंने क्या लिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक से Zn 2 प्लस आयन, करेक्ट। और आपको गिवन है ई नॉट Ag प्लस से Ag, इसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट। ये भी क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन नहीं लेता हूँ, ये +1 से 0 लिखा है, तो मैं ऐसे लेता हूँ, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, और पूछा है कि इन दोनों को मिलाने से जो रिएक्शन होगी उसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि ई नॉट सेल क्या होगा। आपको बताया गया था सेल रिएक्शन यानी ओवरऑल रिएक्शन, तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, ओवरऑल पोटेंशियल डेवलप्ड व्हेन वी कनेक्ट टू इलेक्ट्रोड्स इन गैल्वानिक मेथड्स, ठीक है ना। तो इसका ई नॉट सेल क्या होगा, तो वी नो दैट ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमारा ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है। अब ये देखो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन कैथोड है कौन सा एनोड है। अब ये चीज़ मतलब अगर इस पर आप कर लेते हो, ये बात समझ आते हो, तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दो, पहली बात तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हों, तो मैंने क्या कहा कि इस फॉर्मूले में हम लोग हमेशा रिडक्शन रखते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इमीडिएटली आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है, हर इलेक्ट्रोड के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होने के चांस होते हैं। लेकिन जब दो इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड को अपने आप रिडक्शन होना ही पड़ेगा। इसलिए हर इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह होता है, इसके अंदर दोनों पोटेंशियल होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, लेकिन कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। दो अलग इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल कभी सेम नहीं हो सकते हैं। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो क्या करो, आप पहले इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो। तो मैं तो यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर Zn 2 प्लस से मैंने इसको Zn कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। और मैं इसको Ag प्लस से Ag कर देता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर ये पहले माइनस होता तो प्लस होता। अब दोनों क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये है कि किसको कैथोड बनाया जाए, किसको एनोड बनाया जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, पहली बात क्या करना है कि जो भी पोटेंशियल दिए हो उनको रिडक्शन में लिख लो। क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन से भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम एक ही फॉर्मेट में चलना चाहते हैं, बार बार कंफ्यूज नहीं होना चाहते, इसलिए हम रिडक्शन में ही यूज करेंगे फॉर्मूले हमेशा। क्योंकि हमारी सीरीज भी जो है वो जो गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है, SRP। सो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका वर्किंग पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट मीन्स यू कैन वर्क मोर। तो उसी तरीके से अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो दो को जब कंपेयर करेंगे तो जिसका रिडक्शन ज़्यादा होगा वो दूसरे के रिस्पेक्ट में रिड्यूस होगा, तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीडाइज। क्यों, क्योंकि हमें जब ओवरऑल रिएक्शन करानी है तो एक को रिड्यूस और एक को ऑक्सीडाइज तो होना ही पड़ेगा। तो देखो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल में कंपेयर करो, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर से ज़्यादा है, तो जिंक क्या हो जाएगा, कैथोड, और सिल्वर क्या हो जाएगा, एनोड। लेकिन लेने कौन से पोटेंशियल यहाँ पर, रिडक्शन ही लेने हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 0.76 वोल्ट माइनस ये भी क्या होगा, 0.80 वोल्ट। इसको जब आप लिखेंगे इस तरीके से तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 0.76 वोल्ट प्लस 0.80 वोल्ट। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
सो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा तो इट विल बी 0.04 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नॉट Cu2 प्लस से Cu इक्वल टू दे रखा है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर दिस इक्वल टू दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट। चेक करो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है आपको, SRP दिया है या SOP दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, +2 से 0 जा रहा है। और आपको और गिवन है ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, ये दे रखा है -0.76 वोल्ट। और इससे जो सेल बनेगा उस सेल का आपको बताना है कि ई नॉट सेल क्या होगा। सेल क्या बनेगा, मतलब जब दोनों ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, इसका क्या मतलब होता है, कॉपर रॉड को कॉपर 2+ सोल्यूशन में डिप किया गया है, जिंक रॉड को जिंक 2+ सोल्यूशन में डिप किया गया और दोनों के इलेक्ट्रो पोटेंशियल गिवन है। चेक किया हमने तो ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं। तो मैं लिखूंगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। करेक्ट। नाउ ई नॉट कैथोड, अब देखो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल है, कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पे होगा, क्योंकि कैथोड पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है 0.34। और याद करो गैल्वानिक सेल में हमने इसको कैथोड पे लिया था, इसको एनोड पे लिया था। ठीक है, माइनस लेना है यहाँ पे कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, -0.76 वोल्ट। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि जब इसमें हम जोड़ेंगे तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, तो हम यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि तभी तो नेगेटिव साइन मैंने लगाया यहाँ पे कि आप दोनों पोटेंशियल क्या ले सकें, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको जब ऐड करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा ये आपका 1 वोल्ट। ठीक है, 1.0 वोल्ट। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो डेनियस सेल होता है इन दोनों को मिला के बनता है, उसका ओवरऑल पोटेंशियल भी 1.0 वोल्ट या 1.1 वोल्ट आता है। अगर मैं इसको आगे तक इसकी वैल्यू लूँ तो 1.1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ये कर सकते हो। अब मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लेता हूँ, वो ये है कि अगर मैं कहूँ कि कॉपर 2+ से कॉपर, इसका ई नॉट जो है वो x1 वोल्ट है। ठीक है, और कॉपर प्लस से कॉपर, इसका ई नॉट जो है वो x2 वोल्ट है। तो पूछा गया है कि कॉपर 2+ से कॉपर का पोटेंशियल, कॉपर 2+ से कॉपर प्लस का ई नॉट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं इसको E01, E02, E03 ऐसे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो के पोटेंशियल दिए हो, तीसरा का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए। तो आपको इस रिएक्शन के लिए बनानी है, तो आप क्या करो, इसमें E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कैसे लगाओगे। पहले देखो इनको पूरी तरह लिखो, पूरी रिएक्शन लिखो इसको। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, तो मैं इनकी पूरी रिएक्शन लिख रहा हूं। इसकी रिएक्शन लिखता हूं मैं। देखो पहली रिएक्शन है Cu2+ से Cu जा रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन के लिए। और इसका आपको E01 दे रखा है पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू x1 वोल्ट है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है, Cu+ से Cu, कॉपर में जा रहे हैं हम लोग, तो रिडक्शन अगेन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल E02 है। करेक्ट। एंड नेक्स्ट हमें निकालना किसके लिए है, Cu2+ से Cu+, इसके लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, इसको हमने E03 मान लिया है। E03 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर +1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। तो आप ये देखो कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये माइनस 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 माइनस, तो क्या ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो
2 इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, कॉपर से कॉपर कैंसिल हो गया, तो Cu2 प्लस माइनस Cu प्लस लेफ्ट साइड में, तो Cu प्लस को राइट साइड में कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी। दैट मीन्स इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन जो 3 है वो इक्वल टू आ जाएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, करेक्ट। तो फिर इसका E03 क्या होना चाहिए, E03 इक्वल टू E01 प्लस E02 हो गया आंसर, बट ये गलत है। क्यों? हो सकता है आंसर यही हो जाए, और E01 की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा x1, E02 क्या पुट कर दूंगा x2, तो x1 प्लस x2 आंसर आ गया, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जेईई में क्वेश्चन भी आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किस तरह की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर चाहे 1 ड्रॉप वाटर हो या 100 मॉलिक्यूल वाटर्स के हों, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, अगर हम इस तरह दिखाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो फिर कैसे सॉल्व करें इसको? इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद रिएक्शन तो आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करें? तो हमें एक बात पता है कि जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस NF E नॉट, ये बात पता है। और डेल्टा जी नॉट जो होता है, जो भी एनर्जी होती है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आपकी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो एडिटिव होते हैं, यानी कि दो रिएक्शन को जोड़ो तो उनकी वैल्यू भी जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन अगर आप ई नॉट, दो रिएक्शन अलग दे रखी हैं, उनके ई नॉट ऐड नहीं हो सकते हैं उन रिएक्शन को जोड़ने पर, ऐड करने पर, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव में कन्वर्ट कर लें तो हम रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले इन तीनों रिएक्शन के डेल्टा जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले रिएक्शन का मैंने डेल्टा जी लिखा, डेल्टा जी नॉट 1 इक्वल टू क्या होता है? माइनस NFE। सबको पता है डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE नॉट। तो डेल्टा G1 क्या आ जाएगा? माइनस n की वैल्यू क्या है? ये 2, तो माइनस 2। फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं मैं F इंटू E नॉट 1, ठीक है, फॉर फर्स्ट इक्वेशन। डेल्टा जी 2 नॉट इक्वल टू माइनस, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू F, ये E नॉट 2 हो गया। और डेल्टा G3 क्या हो जाएगा? इक्वल टू, इसकी n की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1 F E नॉट 3, करेक्ट। ये हमने 3 इक्वेशन बना ली इस तरीके से, 1 2 3। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि मैं लिखूंगा डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, ठीक है। और इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 1 F E नॉट, माइनस 1 F E नॉट 3 इक्वल टू डेल्टा जी 1 नॉट की वैल्यू क्या है? माइनस 2 F E नॉट 1, और ये भी वैल्यू क्या है? माइनस F E नॉट 2। माइनस F फ्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, सॉरी फैराडे कैंसिल हो जाएगा, F कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? E नॉट 3 इक्वल टू 2 E नॉट 1 प्लस E नॉट 2, और E नॉट 1 की वैल्यू क्या है? x1, यानी 2x1 प्लस x2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह, क्योंकि हमने क्या किया कि इन तीनों इक्वेशन को डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट कर दिया, और डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करने के बाद इन तीनों इक्वेशन को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बना दी। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, तो मैं अब ई नॉट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डेल्टा जी नॉट ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा जी नॉट कैन बी एडेड। और इसको ऐड करने के बाद अपने आप तीसरी सेल का, जो तीसरी रिएक्शन थी, उसका सेल पोटेंशियल आ गया, करेक्ट, अंडरस्टूड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर Fe2 प्लस से Fe, इसका E0 दे रखा है इसके लिए x1 वोल्ट एंड E0 फॉर Fe3 प्लस से Fe दे रखा है x2 वोल्ट। तो आप बताना है E0 फॉर Fe3 प्लस से Fe2 प्लस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब एक गैल्वानिक सेल में मैंने एक बात अभी नहीं बताई है, वो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल। ठीक है, तो गैल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर आपको याद हो, हमने लेफ्ट हैंड साइड में जिंक की रॉड को जिंक सॉल्यूशन में डिप किया था और दूसरी साइड में कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया था। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, जो भी लेना चाह ले सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसके बीच में हमने क्या लगाया था, सॉल्ट ब्रिज, इस तरीके से। तो कैसे करते हैं, हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो जिंक की रॉड को हमने जिंक सल्फेट एक्वस में डिप किया, यानी ZnSO4 एक्वस। अब इसकी कुछ न कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो आप इसको C1 या डेनियल सेल में इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ली गई थी। फिर इसके बाद अब देखो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जिंक आपका सॉलिड है, सॉलिड को आपने एक्वस उसी मेटल के सॉल्ट में डिप किया, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, जिंक सॉलिड को आप एक्वस फेज में डिसॉल्व कर रहे हो, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द फेज चेंज, यानी कि यू आर एडिंग सॉलिड इनटू सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज इन एक्वस फेज। फिर क्या किया, इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे क्या हुआ 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन, और इसके बाद हमने बीच में क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज। तो दो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सॉल्ट ब्रिज, दिस इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद अनदर इलेक्ट्रोड बाय सॉल्ट ब्रिज। इधर क्या किया आपने, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया, यानी कि कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट इधर रिडक्शन होता है, तो चाहे तो आप इसको +2 से 0 दिखाने के लिए ऐसे कर सकते हो, लेकिन चाहे इसमें किसी भी तरह लिखा हो, आप राइट हैंड साइड अगर ऐसा रिप्रेजेंट दे रखा है, तो राइट हैंड साइड हमेशा रिएक्शन होती है और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। रिप्रेजेंटेशन उसका कुछ भी हो, तो कहीं बुक में इसको ऐसे दे देते हैं CuSO4 से Cu, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर सल्फेट को इसमें डिप किया गया है, अभी भी कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया गया है। ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज, इसमें ये सॉल्ट ब्रिज है आपका। अब इसको यहाँ भी कंसंट्रेशन की 1 मोलर है, दिस इज एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो Zn से Zn2 प्लस आयन। क्यों, क्योंकि ये जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड कुछ भी हो सकता है, दिस इज इन एक्वस, तो सॉलिड इन एक्वस, फेज चेंज, देन ये सॉल्ट ब्रिज, एंड नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, कॉपर की रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये एक्वस में है, इसी कंसंट्रेशन में लिख दिया 1 मोलर। चेंज भी कर सकते हो कंसंट्रेशन, आप यहाँ पे C1 यहाँ C2 ले सकते हो, ये सॉल्ट ब्रिज है, आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन में ये हमेशा पार्ट एनोड होगा, अगर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, एनोड है, और ये पार्ट हमेशा क्या होगा, कैथोड, और एनोड पे इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, इसका हमेशा करना ऑक्सीडेशन और इसका हमेशा करना है रिडक्शन। करेक्ट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल। किसी भी सेल को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज, सिंगल लाइन फॉर फेज चेंज। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें पहले ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो है कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो ध्यान से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हम पढ़ते हैं।
कि क्या क्या इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको ऐसे बुक में लिखा होता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि जो अदर इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। इसको हम गैस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को गैस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दिस इज गैस इलेक्ट्रोड। सारे गैस इलेक्ट्रोड लगभग इसी मेथड से बनाए जाते हैं जैसे कि ये बनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो एक बेसिक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। आपने मेटल इलेक्ट्रोड देखा था जिसमें जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में या जिंक की रॉड को जिंक नाइट्रेट में या जिंक क्लोराइड में डिप करके आप बना सकते हो। यानी कि एक इलेक्ट्रोड है और उसको उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना होता है। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन तो गैस होता है तो इसकी रॉड तो नहीं बन सकती है, तो इसको क्या करेंगे फिर। तो इसमें देखो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट तो यहां पे लिया हमने, अब हाइड्रोजन का ही कोई सॉल्ट होगा, तो हाइड्रोजन के सॉल्ट क्या होता है, हाइड्रोजन का तो एसिड होता है जनरली, तो उसको सॉल्ट भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो लिया हमने वो है HCl, और नाम लिखा है स्टैंडर्ड, तो HCl की कंसंट्रेशन क्या लेनी है आपको, 1 मोलर। यानी कि हम यहाँ पे HCl ले सकते हैं, यहाँ पर HBr भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना है उसमें हाइड्रोजन होना मस्ट है। जैसे कि जिंक को हम कॉपर सल्फेट में नहीं डिप करते हैं, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करना है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप करना है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सॉलिड तो है नहीं, तो हाइड्रोजन गैस को कैसे पास करें। तो हाइड्रोजन गैस को पास करने के लिए एक ग्लास ट्यूब लेनी पड़ती है। दिस इज द ग्लास ट्यूब जिससे हाइड्रोजन गैस को पास करना है। इस ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ऐसे जा रही है, ठीक है, और अब हाइड्रोजन गैस जाएगी तो वो कैसे रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगी, इसलिए इसमें क्या करते हैं, एक प्लेटिनम वायर लेते हैं ऐसे, एंड प्लेटिनम वायर कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक सरफेस को प्रोवाइड करने के लिए, और ये प्लेटिनम वायर है। तो प्लेटिनम क्या करता है, दिस इज प्लेटिनम वायर, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो पास की जा रही है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर क्या लेंगे हम लोग, 1 बार प्रेशर में पास कर रहे हैं। देखो बिल्कुल वैसे ही ना, बस यहाँ पे क्या किया हमने ग्लास ट्यूब ले ली बस, और कुछ चेंज नहीं किया है। और सोल्यूशन हमारा अभी भी HCl है। हाइड्रोजन गैस को इस तरह ग्लास ट्यूब में पास किया गया है। अगर आपको ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो पहली बात यहाँ पे प्लेटिनम क्या करता है, कोई मेटल लेना पड़ेगा ना जो इलेक्ट्रॉन दे सके। हाइड्रोजन कैसे अपने आप से टूट के इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लेटिनम वर्क क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, या इसे कह सकते हो जो प्लेटिनम सपोर्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। प्लेटिनम जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सपोर्ट करता है, प्रोवाइड सरफेस और सरफेस को प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। याद करो, जब वो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन करते हो तो उसमें निकल सरफेस लेते हो ना, अगर निकल नहीं लेंगे या प्लेटिनम नहीं लेंगे तो रिएक्शन कभी नहीं होगी। क्यों, हाइड्रोजन गैस पहले किसी सरफेस में जाके एडजॉर्ब हो, कहीं जाके एक्मुलेट तो हो, पहले इकट्ठा तो हो, तभी तो वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो पाएगी। अदरवाइज ऐसे हाइड्रोजन गैस पास करते जाओगे तो अपने आप कैसे इलेक्ट्रॉन बनेगा, वो तो बबल के थ्रू यहीं पे घूमता रहेगा सोल्यूशन में। तो प्लेटिनम क्या करता है कि इसको पहले अपने सरफेस में एडजॉर्ब करता है, उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए, यानी कि सपोर्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये तो प्लेटिनम का काम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको अपने आप से लिखना है कि पहले तो ये लिखना है कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। तो इसमें हम HCl लेते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन,
प्रेशर ऑफ जो हाइड्रोजन गैस पास की जाती है इन ए ग्लास ट्यूब विथ प्रेशर 1 बार, और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे इसको बनाते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ध्यान से कि H2 गैस एट 1 बार प्रेशर पास्ड, H2 गैस एट 1 बार प्रेशर पास्ड इनटू HCl सॉल्यूशन, ठीक है, along with platinum wire coated with platinum black। सिंपल, बिल्कुल इस तरह आपका ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है। तो एक दो पॉइंट आपको इस तरह नोट करना है आपको अच्छे से। एक दो पॉइंट और मैं इसे बता सकता हूँ कि अब आपसे, जिससे मैंने कहा कि Zn2 प्लस से Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जो E0 है, वो -0.76 वोल्ट है। लेकिन ये कैसे आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इसको किसी इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ेगा ना। अगर इसको आप कॉपर से जोड़ते हो NaCl की तरह, तो आपको इसका पोटेंशियल कैसे मिलेगा? तो अगर एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको एक ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ो जिसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सेल पोटेंशियल हमको पता होगा। इसलिए ऑर्बिटरी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि द पोटेंशियल ऑफ E0, या ऐसे लिख सकते हो आप, E0 फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रोड का E0 मेजर नहीं किया सकता, इसलिए क्या करते हैं कि उस इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को से कनेक्ट करते हैं। सो उसे क्या करते हैं, इट इज कनेक्टेड विथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसलिए उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0, यानी कि E0 फॉर SHE आर्बिट्री 0 सेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 आएगा, लेकिन वो जो टूल्स हैं निकालने के लिए, जो हम इसमें डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस से इसका पोटेंशियल को 0 सेट कर देते हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको 0 ले लेना है। इससे अच्छे भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक मरकरी इलेक्ट्रोड होता है, जो कि एट द एंड हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब जैसे मान लो, चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अभी इसी में हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे मान लो हमें मेजर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, वी वांट टू मेजर E0 फॉर Zn2 प्लस से Zn, इसका E0 हमको मेजर करना है। तो क्या करोगे, आप इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ दो। तो मैं इसको बनाता हूँ, इसका डायग्राम कैसे जोड़ेंगे इसको। ओके, नाउ सी, ये जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया है मैंने, और हाइड्रोजन गैस को ग्लास ट्यूब के थ्रू 1 मोल SeS में डिप कर दिया है, और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह हमने जोड़ दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने हाइड्रोजन को इस साइड क्यों नहीं लिया और जिंक को उस साइड क्यों नहीं लिया? तो ये जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, उसने पहले दोनों सेटअप बना के देखे होंगे। जिस सेटअप से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, उस सेटअप को हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे भी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका रिडक्शन होना है वो राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, उसको बाबा चेक करना पड़ेगा, एक बार उसको राइट में और एक बार लेफ्ट में जोड़ करके, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, मान लो इसका ओवरऑल सेल पोटेंशियल E0 सेल जो है वो ओवरऑल मिला है 0.6 वोल्ट, ठीक है, ये ओवरऑल सेल पोटेंशियल इसका मिला है।
करेक्ट। और हमें इसकी वैल्यू जो निकालनी है इस इलेक्ट्रोड की, तो कैसे लिखेंगे? हमें पता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, दोनों में क्या लेना? आरपी। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.76। इसकी वैल्यू ई नॉट कैथोड पे कौन होगा? हाइड्रोजन। तो ई नॉट एच प्लस से H2 रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, माइनस ई नॉट से Zn2 प्लस से Zn। करेक्ट। इसकी वैल्यू 0 लेनी है हमको, क्योंकि आर्बिट्ररी इसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। ठीक है, 0.76। तो ये तो 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? ई नॉट Zn2 प्लस से Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। अब देखो जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ गया। अब अगर आपको कॉपर के निकालना हो तो कॉपर में कॉपर का पोटेंशियल हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो कॉपर को इस साइड जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को इस साइड जोड़ेंगे और कॉपर को राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। तो मैंने बोला कि आपको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि कैसे सेल रिएक्शन अपने आप हो रही है, उससे पता चल जाता है कि कैसे इसको जोड़ना है। आगे देखो Zn2 प्लस और Zn की वैल्यू इलेक्ट्रो पोटेंशियल। करेक्ट। नाउ इस SHE को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये रिडक्शन की तरह बिहेव करे, ई नॉट H प्लस से H2 लिखेंगे देन। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कॉमन लगा के प्लेटिनम लिख देते हैं, क्योंकि जो H प्लस अगर रिड्यूस होगा तो H2 बनाएगा, वो प्लेटिंग सरफेस में एडजॉर्ब हो जाएगा जा करके। यानी कि इसकी रिएक्शन लिखना है तो इसे लिखेंगे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बना ये हाफ H2 गैस, और ये प्लेटिनम सरफेस में जाके एडजॉर्ब हो गया। तो ये तो उसको इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का तरीका है। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेना है आपको? 0.00। अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करे एज ए ऑक्सीडेशन, तो इसको ऐसे लिखेंगे ई नॉट H2 से H प्लस। आप यहाँ पे हाफ H2 से H प्लस लिख सकते हो। ठीक है, और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो H2 गैस कहाँ से जाएगी? प्लेटिनम से। तो इसको प्लेटिनम ऐसे लगा सकते हो, प्लेटिनम H2 से H प्लस, या फिर प्लेटिनम अंडरस्टूड है कि प्लेटिनम के बिना तो ये नहीं हो पाएगा, तो आप उसको नहीं लिखो चाहे तो ये बन जाएगा H2 से H प्लस। ठीक है, और रिएक्शन कैसे दिखाएंगे? तो रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन के लिए दिखाना हूँ मैं, तो ये बन जाएगा H2 से H प्लस। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाफ H2 कर दिया। ये कहाँ पे है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? प्लेटिनम के सरफेस पे। तो प्लेटिनम ने कौन ऐसे लिख दिया प्लेटिनम H2 से ये। ठीक है, और इसका भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा? 0.00। यानी कि जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही 0 लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये तो बात हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब हम दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करते हैं जिसका नाम है मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड, और ये हमने पढ़ लिया पहले से ही। ठीक है, कैसे बनता है? इसमें मेटल्स को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं। करेक्ट, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके लिए आपने क्या पढ़ा? जिंक के इलेक्ट्रोड, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करो, दिस आर मेटल इलेक्ट्रोड्स। कॉपर सल्फेट को कॉपर क्लोराइड में डिप करो, अगेन मेटल इलेक्ट्रोड। ये सब मेटल इलेक्ट्रोड्स के फॉर्मूले हैं, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और इनको लिखेंगे कैसे? अगर मेटल इलेक्ट्रोड्स को आपको रिडक्शन फॉर्म में दिखाना है तो इसको कैसे दिखाया जाएगा? ई नॉट एम प्लस से, अगर एन प्लस से एम, इस तरह दिखाओगे आप रिडक्शन। ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है यहाँ पे, +2 +1 +3। और इसका अगर ऑक्सीडेशन दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? एम से एम एन प्लस। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज आपको गिवन होगी। तो ये मेटल इलेक्ट्रोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में।
मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड। अब जरा इसको नाम से देखना, देखो एक तो मेटल है और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। अब इसको कैसे क्या करें, तो इसको समझने क्या करना है, देखो आप इसको ऐसे नोट करना। एक एग्जांपल इसका देता हूं मैं आपको। सिल्वर की ये रॉड है, यानी सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ये सिल्वर है Ag, और इसको इस सिल्वर प्लस सिल्वर इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो सिल्वर का इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, जो पानी में या वाटर में पार्शली सॉल्युबल हों, और सिल्वर के तो सारे हैलाइड ही वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लगभग, केवल फ्लोराइड को छोड़ दो। तो आपको पता है AgCl PPT होता है, इट इज ए PPT, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स वाई इसमें आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए एप्लीकेबल था, जो सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल हो या पार्शली सॉल्युबल हो इन वाटर, या AgBr है और AgI, ये सभी क्या होते हैं PPT स्टेबल फॉर्म होती है सब्सटेंस की, वो कम डिजॉल्व होते हैं वाटर में, किसी और सॉल्ट में डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस सिल्वर इलेक्ट्रोड में सिल्वर इसका सॉल्ट, सिल्वर का इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी कि AgCl, इसके ऊपर AgCl का इस तरह पेस्ट लगा देते हैं। तो दिस इज द पेस्ट ऑफ AgCl, और जिसमें डिप करेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसमें डिप कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या ले, जो इलेक्ट्रोलाइट ले उसमें AgCl इसलिए लिया है। अब अगर मान लो यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट AgCl का कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको आप KCl ले लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है KCl, यानी कि जिस सोल्यूशन डिप कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इनसुटेबल सॉल्वेंट। तो इस तरह बनाया जाता है। तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज में कि मेटल या सिल्वर की ही बात करना आप लोग, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड पेस्टेड विथ सिल्वर क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल सॉल्ट डिप्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड बनता है। अब इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन कैसे होंगी, यानी कि जब भी मैं बात करता हूँ कि ये इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी दो रिएक्शन हो सकती हैं, उसकी रिएक्शन एज ए ऑक्सीडेशन और उसकी रिएक्शन एज ए रिडक्शन। ये बात क्लियर है ना। तो ये एज ए ऑक्सीडेशन और एज ए रिडक्शन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर इसका रिडक्शन की बात करें मैं कि ये इलेक्ट्रोड एज रिडक्शन कैसे बिहेव करेगा, तो रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जो इसके ऊपर पेस्ट है। तो AgCl विल गेन इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा, देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये +1 से 0 हो गया, तो Ag सॉलिड एंड +Cl- बच गया। तो ये रिडक्शन है कि नहीं, +1 से 0। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, E0 रिडक्शन है, तो AgCl से हम कहाँ जा रहे हैं, AgCl से Ag जा रहे हैं, और ऑब्लिक में Cl बन रहा है, तो आप Cl- भी से दिखा सकते हो, लेकिन रिएक्शन क्या हो रही है, +1 से 0। ये इसका रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन है E0 इस तरीके से, और इसकी रिएक्शन ऊपर लिखी है सेल रिएक्शन। अब इसको एज ए ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे क्या करोगे, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एज ए अगर ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसी का रिवर्स रिएक्शन लिख दो, Ag सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन उसके ऊपर ये AgCl का पेस्ट लगा हुआ है, तो +Cl, ये कहाँ से लिया Cl, ये वाला Cl कहाँ से लिया, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट। तो क्या बन गया AgCl, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर क्या जोड़ दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्सीडेशन में कैसे दिखाओगे, तो Ag से AgCl, आप Cl को दिखाओ या नहीं दिखाओ, 0 से +1, करेक्ट। इस तरीके से इसका रिडक्शन यूज करते हैं। अब इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, वो हम नेक्स्ट इक्वेशन के बाद बताएंगे। ये इलेक्ट्रोड है कॉमन, जो कि आपके सिलेबस में है, यूज होंगे। और आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ा सा हम ECS के बारे में भी सीखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तभी इस चैप्टर में हम आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये आपने पढ़ा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक IUPAC ने हमें एक मेटल को इलेक्ट्रोपोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया है और हमें उससे हेल्प मिलती है टू नो अबाउट कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, और वेरियस रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो व्हाट इज ECS? तो हम क्या बोलेंगे? ECS क्या है? मेटल्स आर प्लेस्ड, मैं इसमें इसे लिख सकता हूँ। अब तो डेफिनेशन अभी इसकी नहीं पूछेंगे, बस समझने के टॉपिक्स हैं अरे सारे। मेटल्स आर, या एलिमेंट कर सकते हो, सारे मेटल्स ही नहीं है। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन देयर increasing or decreasing order of SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैंने यही बात की ना आपसे, की थी ना पहले, कि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों चूज़ कर रहे हैं फॉर्मूले में, क्योंकि जो हमारी ECS है उसमें मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल ही रखे गए हैं। ठीक है, तो ECS क्या होती है? द सीरीज विच इज ऑब्टेन बाय पुटिंग मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस सीरीज को एक बार मैं आपके सामने बना देता हूँ, इसको आपको लर्न करना है या कुछ बच्चों को लर्न भी हो सकता है सीरीज। ओके, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ पूरा। ओके, सो बच्चों ये ECS है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं बस आपको समझाने के लिए, करेक्ट। कुछ के पोटेंशियल भी मैंने लिखे हैं, तो मैंने लिखा है पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। सबसे लोवेस्ट वैल्यू को मैंने ऊपर रखा है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिस एलिमेंट्स का होती है इलेक्ट्रोपोटेंशियल की, उसको मैंने सबसे लास्ट में प्लेस किया है, यानी कि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल में पुट किया है, करेक्ट। देखो, लिथियम प्लस से लिथियम, यानी कि मैं SRP लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो +1 से 0, +1 से 0, बेरियम +2 से 0, SR +2 0, तो ये SRP हैं। सबसे लोवेस्ट SRP जो है लिथियम की है -3.04, और सबसे हाईएस्ट SRP फ्लोरीन की है 2.87 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू। इस SRP से आप क्या समझते हो? जिसकी SRP लोवेस्ट है मतलब उसका रिडक्शन डिफिकल्ट है। इस पोटेंशियल मतलब क्या होता है? उसकी उस चीज़ की कैपेसिटी। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी का पोटेंशियल नेगेटिव है मतलब वो उस काम को नहीं कर सकता है, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है यानी कि ये बहुत नेगेटिव है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाएगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। हमेशा रिलेटिव देखना है। अब इसको अभी मैं समझाता हूँ आपको डेल्टा जी से भी। अब देखो, फ्लोरीन का रिडक्शन बहुत आसान है, F से F माइनस जाना बहुत आसान है। 0 से -1 रिडक्शन होता है ना, और उसका 2.87 वोल्ट है। और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है जिसका पोटेंशियल कितना है? 0.0 है, E0 वोल्ट इसकी यूनिट है, करेक्ट। तो इसको आपको अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने 10th में एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, डिफरेंट चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में आपको इनके याद करने तरीके दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है गिवन होते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसको ऐसे लिख: ब सर का नाम गाल मंजन फे सडको नीसन पब एच चापा। देखो वहाँ पे चापा मतलब CUHGAGPTAU होता है। ये हमेशा हाइड्रोजन से नीचे होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जब पोटेंशियल 0 है तो उसके नीचे वाले पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमने नेगेटिव से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ये CUHGAGPT प्लैटिनम और ये गोल्ड है, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन आते हैं जिसमें कि फ्लोरीन होता है, करेक्ट। अब जरा ध्यान समझना, आपने देखा कि डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी नॉट होता है -NF/E0, अंडरस्टूड। अब अगर मैं फ्लोरीन, यहाँ पर मैं फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल देखो कितना है? 2.87, तो मैं यहाँ पर 2.87 रखूँ तो कितना आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट फॉर फ्लोरीन -NF और इंटू 2.87, यानी कि ये हाईली नेगेटिव होगा, और जिसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है। यानी कि फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस जाना
बहुत ही स्पॉन्टेनियस है क्योंकि उससे डेल्टा जी नेगेटिव है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही पॉजिटिव है, यानी कि वो कैथोड की तरह काम करेगा, वो रिड्यूस ही होगा। अब देखो लिथियम का, लिथियम प्लस से जब आप लिथियम जाते हो तो इसका ई नॉट दे रखा है -3.04 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिथियम प्लस से लिथियम, सॉरी प्लस इलेक्ट्रॉन से लिथियम, तो इसके लिए मैं अगर डेल्टा जी नॉट निकालूं तो क्या आएगा -NF ई नॉट, और -NF ई नॉट की वैल्यू कितनी है -3.04, तो डेल्टा जी क्या आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है कि लिथियम का रिडक्शन का डेल्टा जी नॉट हाईली पॉजिटिव है, यानी कि इसका रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि ये जब किसी से रिएक्ट करेगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। क्यों, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी +3.04, और फिर डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हो ना कि अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया, तो ई नॉट क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया के लिए पॉजिटिव। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर किसी का ई नॉट पॉजिटिव है मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग रिएक्शन अपने आप हो सकती है। जितना ई नॉट पॉजिटिव होगा उतना कौन सा ई नॉट पॉजिटिव होगा, यानी कि SRP की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम सीखेंगे, तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं इसमें कि लिथियम प्लस से लिथियम बनना आसान है या पोटेशियम प्लस से पोटेशियम, ऑल्दो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तब भी आप कहोगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को रिएक्शन कराऊं तो ये तो हमें ये रिड्यूस होगा और इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। ऐसे आपको चेक करना होता है, यानी कि मैं अगर कैल्शियम को फ्लोरीन से जोड़ दूँ, इस इलेक्ट्रोड को फ्लोरीन से जोड़ दूँ, तो फ्लोरीन तो रिड्यूस ही होना चाहेगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और कैल्शियम हैज़ टू ऑक्सीडाइज। तो मैं थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन की बात करता हूँ, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ECS, एप्लीकेशन ऑफ ECS। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी होते हैं। वो क्या है, लोअर दी SRP stronger will be reducing power। lower the SRP stronger will be reducing power। ठीक है, क्यों ऐसा है, आपको पता है कि जिसकी SRP कम है मतलब उसका रिडक्शन नहीं हो सकता, और जिसका रिडक्शन नहीं जितना डिफिकल्ट है उसका ऑक्सीडेशन उतना ही आसान है, और जिसका ऑक्सीडेशन आसान है वो कौन से एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, विच इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस। तो यही बात है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसका SRP सबसे लोअर होगा, उसका डेल्टा जी नॉट उतना ही पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी इतना पॉजिटिव होगा यानी कि उसका रिडक्शन उतना ही डिफिकल्ट है, देन ऑक्सीडेशन बहुत आसान होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन आसान है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप इस तरह के इसको ध्यान रख सकते हो। यानी कि मैं आपसे पूछूं इसमें कि आपको इस तरह क्वेश्चन दे दूं कि x प्लस से x, क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है -2.87। ठीक है, और एक दे रखा है आपको y प्लस से y, इसकी वैल्यू है -2.37। एक मैंने दिया आपको z प्लस से, ये जिंक नहीं है, z प्लस से z, इसकी वैल्यू है +0.80 वोल्ट। ये क्या दे रखे हैं आपको, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट। अब पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट होगा तो इसका डेल्टा जी नॉट उतना ही पॉजिटिव होगा, यानी कि रिडक्शन उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन आसान, और ऑक्सीडेशन आसान तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन आसान होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होता है। तो रिड्यूसिंग पावर क्या आ जाएगा, सबसे बेस्ट x का आंसर ऐसे लिखेंगे, x फिर y और फिर z, ये आंसर आ गया रिड्यूसिंग पावर का। ठीक है,
इस तरह आपको क्वेश्चन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी। अब देखो, जैसे आप ये हमेशा करते हो कि जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप करो आप, तो क्या बन जाएगा? Zn4 प्लस कॉपर बन जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप कॉपर को जिंक सल्फेट में डिप कीजिए, आप इस सोल्यूशन में ले जाइए एक्वस, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट में प्रोटेक्टेड है, मतलब कॉपर की तरह बना रहेगा। लेकिन अगर जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट में आप डिप करते हो तो जिंक की रॉड खत्म हो जाएगी, वो जिंक सल्फेट बना देगा। समझ रहे हो इस बात को? तो इससे ये भी ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से सब्सटेंस को किस पर रखा जा सकता है। तो कॉपर कैन बी प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट, बट जिंक कैन नॉट बी प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट बिकॉज रिएक्शन हो जाएगी, जिंक खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि कॉपर डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसको जिंक सल्फेट में डिप करो, और जिंक को उस पर डिप करो जो इससे क्या हो, जो इससे जो है ज़्यादा रिएक्टिव हो, उस पर डिप करो। आई बात समझ? तो अब देखो मैंने क्या बताया, रिलेटिव एक्टिविटी, तो इसको लैंग्वेज में से लिख देते हैं कि जो मेटल दूसरे मेटल से ऊपर है, जिससे कि देखो जिंक कॉपर से ऊपर, ये जो एलिमेंट में लिखे हैं वो इसके नीचे आएंगे, ठीक है। जिंक कॉपर से ऊपर है, तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट बिकॉज इट लाइज अबव कॉपर इन एक्टिविटी इन ECS सीरीज। करेक्ट। अब इसको और दूसरे तरीके से चेक करना हो तो और क्या है, मतलब कि मैं फाइनली ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेटल अपने नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, ये मेटल अपने नीचे वाले सॉल्ट को अपने नीचे वाले मेटल के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, उसके सॉल्ट से। ये है रिएक्टिविटी, यानी कि ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर के रिस्पेक्ट में वो। अब मैं इसको कहूँ कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, उसके लिए आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे देंगे, कॉपर का और जिंक का। जैसे मैं आपको तीसरे पॉइंट में बताता हूँ इस बात को। जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम ECS की हेल्प ले सकते हैं। ऑल्दो ये पोटेंशियल दिए होंगे, कहीं कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप कर लेना है। जैसे अच्छा, पहले कंडीशन क्या है कि E0 सेल अगर पॉजिटिव आता है तो डेल्टा G0 क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो सिलेक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अगर E0 सेल नेगेटिव आता है तो सिलेक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग डेल्टा G क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है। इस पर छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नर्स डिस्ट्रिब्यूशन बताऊंगा, फिर चैप्टर ओवर होगा। जैसे ये रिएक्शन है, जिंक प्लस H2SO4 चेंज इनटू ZnSO4 प्लस H2। क्या जिंक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? तो आपने पढ़ा है 10th में कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे H2HCl होगा तो ZnCl2 प्लस H2 गैस आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं कॉपर लिखूँ, कॉपर प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ CaSO4 प्लस H2 गैस, तो ये रिएक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन होनी है और ये रिएक्शन नहीं होनी है, कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आपको पोटेंशियल गिवन है, E0 Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट एंड E0 H प्लस से H2 0.0 वोल्ट। अब चेक करो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो आप क्या करें, E0 सेल निकाल लीजिए इसका। E0 सेल जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड
माइनस ई नॉट एनोड। अब जो रिएक्शन आपने लिखी है देखो जरा ध्यान से, उसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जीरो से +1 से 0 जा रहा है ना, +1 से 0 जा रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन करा रहे हो तो वो तो कैथोड होगा और दूसरा ऑटोमेटिक आपको एनोड मान लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0.00 माइनस एनोड पे, लेकिन पोटेंशियल कौन सा लेते हैं हमेशा, रिडक्शन दे रखा है रिडक्शन, तो -0.76। तो ई नॉट सेल कितना आ गया +0.76, यानी कि इसका ई नॉट सेल क्या है पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, करेक्ट। इस तरीके से तो आपको कोई पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल दे रखा है, आप उसको क्वेश्चन के थ्रू कर लो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बताता हूं इसमें आपको मैं, यहीं पर मैं आपको दे रहा हूं कि Ag जो है वो H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और बनाएगा Ag2SO4 प्लस H2 गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अब तो हमको पता है कि H जो है, H से नीचे सिल्वर है, तो सिल्वर हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर सकता फ्रॉम एसिड, लेकिन हम नहीं याद करना चाह रहे हैं, हम इसको इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो हमको दे रखा है उससे सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमको दे रखा है ई नॉट Ag प्लस से Ag, इसकी वैल्यू है +0.80, ये गिवन होगा क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होनी, यही होती है। और ई नॉट H प्लस से H2 जो है वो 0.00 है। अब लिखेंगे ई नॉट सेल इसका निकालेंगे, तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड, अब कैथोड पर वही होगा जिसका रिडक्शन हो रहा हो। कौन रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का, +1 से 0, तो इसको 0.0 ले लिया, माइनस फिर दूसरा क्या होगा एनोड, Ag से Ag प्लस। अब रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन तभी तो हमने नेगेटिव साइन लगाया है, तो पोटेंशियल कौन सा लेना, रिडक्शन, रिडक्शन दे रखा है +1 से 0, यस रिडक्शन है, तो +80 कितना आ गया है -0.8 वोल्ट ई नॉट सेल। अब अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आया है तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि सेल रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, यानी कि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसको किस पे रखा जा सकता है। रखने के बाद रिएक्शन लिख लो आप, उसके बाद पोटेंशियल गिवन होंगे, देख लो ओवरऑल ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इस तरीके से करना होगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे और कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे, तो ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा।